Good morning all of you. This is Aruna Bargotia, your science teacher, class 7th. आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स होते हैं उनका सिंपलेस्ट फॉर्म या लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। फैट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में, एंड प्रोटीन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। तो ये जब चीज़ें हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये स्मॉल फॉर्म होते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फोल्ड कॉल्ड विली या विलस भी बोलते हैं, विलाई भी बोलते हैं। विलाई क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारी स्किन पर हेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी कंप्लीट जो स्किन होती है, ऑल बॉडी मतलब कंप्लीट बॉडी पर जो स्किन होती है उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं। तो वैसे ही जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, तो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उस पर बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं या बहुत सारे फिंगर लाइक, फिंगर मतलब हमारी जैसी उंगलियां होती हैं उनके जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। इनको सिंगल फॉर्म में विलस बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिससे कि इनको ब्लड सप्लाई होता रहता है। इनकी स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी विलाई की। तो विलाई की स्ट्रक्चर में ये जो होता है ये ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है या नेट होता है। ये इस तरह से आपको दिख रहे होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये हमने जो कटिंग पढ़ी है ये किसकी कट है, ये एक्चुअली टीएस सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मस्कुलर पोर्शन होता है, मतलब मसल्स होती हैं, उसके ऊपर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। या ब्लड वेसल्स जो और ज़्यादा बारीक हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। और ये जो होते हैं ये इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इसकी सरफेस को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसका सरफेस जो होता है वो बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाए। इनको विलस बोलते हैं। अगर सिंगल होंगे तो विलस बोलेंगे और सबको एक साथ विली बोलते हैं या विलाई बोलते हैं। तो दिस विलाई गिव द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो ये जो वॉल होती है जिसमें कि विलाई प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है या जो उसकी वॉल होती है उसको बहुत ज़्यादा लार्ज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो द surface of villi absorb the digested food materials and passes them to the fine blood capillaries। तो यहाँ से क्या होता है, ये क्या करती हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करती हैं, अलग अलग सब फूड का एब्जॉर्प्शन करती है और किसको दे देती है, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। कहाँ आ जाते हैं, ब्लड के अंदर आ जाते हैं। देन क्या होगा, फिर ब्लड से ये क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाते हैं। तो द एब्जॉर्ब्ड फूड इज कैरिड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी और बाय ब्लड। तो अब ये ब्लड के थ्रू, जैसे ये ब्लड में एब्जॉर्ब होता है हमारा फूड लिक्विड फॉर्म में, तो ब्लड में मिक्स होता है। अब ब्लड से ये कहाँ जाएगा, हमारे डिफरेंट सेल्स तक जाएगा। कहाँ तक, मतलब जो डिफरेंट ऑर्गन्स की जो सेल्स हैं वहाँ तक ये जाता है। तो दिस फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। अब इस फूड का यूज़ किस में होगा, इस फूड का यूज़ होता है, हमारी सेल्स करती हैं एनर्जी के फॉर्म में और वर्क करती है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें वो उसका स्मॉलेस्ट जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो सेल जब इसको ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब करेगी तो सेल को फंक्शनिंग के लिए, वर्क के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। तो हमारी सेल्स वर्क करेगी तभी हम वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी सेल्स अगर प्रॉपर वर्क करती है तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है ना।
देन फिर आता है जब फूड का कंप्लीटली उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो बचा हुआ जो फूड होता है जिसको कि हमारी सेल्स एब्जॉर्ब नहीं करती है तो उसका क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। क्या होता है, जो ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आता है तो वो कहाँ चला जाता है, ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक चला जाता है। बट द डाइजेस्टेड फूड इज यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। तो जब वो हमारे ब्लड में आता है तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, हमारी हेल्थ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम नहीं लेते हैं अच्छा फूड तो क्या होगा, हमारी सेल्स भी हमारे ब्लड में वो मिक्स ही नहीं होगा, प्रॉपर फूड नहीं जाएगा और हेल्दी फूड नहीं जाएगा तो फिर हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव नहीं होगी, इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी, तो बहुत सारे बैड इम्पैक्ट फिर उसके पड़ते हैं जो आपने 6th में पढ़ा होगा 2nd चैप्टर में। देन क्या होता है, दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड इज नोन एज एसिमिलेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब हम उस फूड का यूज़ कर लेते हैं, है ना, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज ने जो एब्जॉर्ब किया है फूड, उसका यूज़ अगर हमारी बॉडी कर लेती है, हमारी बॉडी की सेल्स अगर कर लेती हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। In cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water। अब क्या होता है, हमने क्या लिया था, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में लिया था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। एमिनो एसिड जो होते हैं वो बॉडी पार्ट की रिपेयरिंग के लिए यूज़ हो जाते हैं। हमारे टिश्यूज़, हमारे अंदर जो हमारी स्किन बनती है, हमारे हेयर्स होते हैं, हमारे नेल्स होते हैं, है ना, और जो सेल्स की ग्रोथ होती है तो वो सब डिपेंड करती है प्रोटीन पर या अमीनो एसिड्स पर। फैटी एसिड जो होता है वो एनर्जी रिजर्व फूड के फॉर्म में होता है। जब हम भूखे रहते हैं तो उस समय जो फैटी एसिड्स होते हैं वही हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है जिसको हम ग्लूकोज बोल रहे हैं, अमीनो एसिड बोल रहे हैं, फैटी एसिड, ये तीनों ही हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ पढ़ लेते हैं हम एक्स्ट्रा। डू यू नो, sometimes consumption of unclean water and dirty food result in diarrhea। अगर मान लीजिए हम अच्छा पानी नहीं पीते हैं, जो क्लियर वाटर नहीं होता है, जैसे डर्टी वाटर होता है, कहीं से भी हमने पानी पी लिया है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, तो उससे क्या होता है, फिर डायरिया होता है। तो डायरिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ अ इंटेस्टाइन एंड इन्वॉल्व पैसेज ऑफ वाटर स्टोल वेरी फ्रिक्वेंटली। तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, जिससे क्या होता है, वोमिटिंग भी हो सकती है और डायरिया मतलब दस्त भी हो सकते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है। तो कॉज डिहाइड्रेशन, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बॉइल्ड वाटर लेते हैं, उसमें शुगर एंड सॉल्ट सिरप बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर ओरली लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको ORS भी बोला जाता है। आपके घर में भी आपने देखा होगा, जब बच्चे होते हैं तो उनको डायरिया अगर हो जाता है तो उन्हें ORS का सॉल्यूशन देते हैं, जिससे कि उनमें डिहाइड्रेशन की जगह रिहाइड्रेशन हो जाए, मतलब कि पानी की कमी पूर्ति हो जाए, है ना। फिर आता है इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो फूड हमारा पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी हो गया है, तो अब क्या होता है, हमारे फूड में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हमारी सेल्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, उसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आ जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड passes from the small intestine into the large intestine which is wider and shorter than the small intestine। चूँकि इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन होती है पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो सब कहाँ आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर।
इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर्स में। लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 2 पार्ट। इसके 2 पार्ट होते हैं जिसको कॉलोन बोलते हैं, रेक्टम। इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको कॉलोन बोला जाता है, देन सेकेंड पार्ट होता है रेक्टम। जो कॉलोन वाला पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो फूड में अगर कुछ क्वांटिटी में अगर वाटर रह गया, ये सॉल्ट रह गया, तो उसको कोलन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड। और जो बाकी का बचा हुआ जो फूड होता है वो कैसा हो जाता है? ड्राई हो जाता है और सेमी सॉलिड। दिस नॉन इज फीसेस एंड द स्टोर्ड इन द रेक्टम। और ये कहाँ आ जाता है? स्टोर्ड हो जाता है रेक्टम के अंदर। तो द फेसिस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इसको एक्सक्रीशन भी हम बोल सकते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम रिलीज़ कर देते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर से एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो फीसेस बन जाते हैं उसको हम रिलीज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। तो एक्चुअली आपका जो डाइजेशन होता है वो यहाँ कंप्लीट होता है, जो इस प्रोसेस में मैंने इस डायग्राम के थ्रू बताया था। ये माउथ से शुरू हुआ, यहाँ पर आया, ये घुमा और यहाँ से फिर ये कहाँ आया? लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये एनस के थ्रू रिलीज़ हो जाता है। तो ये कंप्लीट डाइजेशन पाथवे है जिसके थ्रू हमारा फूड का डाइजेशन हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जब फूड एब्जॉर्ब होता है और फिर जो बचा हुआ है वो कहाँ आ जाता है? इसके अंदर, और ये रेक्टम है और ये एनस के थ्रू रिलीज़ हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पहुंचाऊंगी, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आज जो हमने पढ़ा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन पढ़ा है, और उसके बाद हमने इजेशन पढ़ा है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कैसे बॉडी से बाहर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा बताऊंगी, और अमीबा क्या होता है थोड़ा सा आप सर्च करना कि अमीबा क्या होता है, तो वो टॉपिक और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थैंक यू।